जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है नंद वंश। अगर पिछली क्लास की चर्चा करें तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत के इतिहास में 16 महाजनपद थे उनकी चर्चा हो चुकी थी। उन 16 महाजनपदों में से जो मगध महाजनपद था वो विस्तार की नीति में सबसे आगे निकल गया था। तो जो 16 महाजनपद हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़े थे, उसी 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद जो था वो विस्तार की नीति में सबसे आगे निकल गया था। तो हम लोगों ने मगध के 3 राजवंशों की चर्चा कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग नंद वंश की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि मगध में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो मगध में 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगर पहले की बात करें तो पहला बृहद्रथ वंश ने शासन किया था, दूसरा हर्यक वंश ने शासन किया था और तीसरा शिशुनाग वंश ने शासन किया था, चौथा नंद वंश ने शासन किया था और पांचवा जो राजवंश होगा वो मौर्य राजवंश था जो मगध की धरती पे शासन किया था। तो इन 5 राजवंशों में से कहीं कहीं पे बृहद्रथ वंश नहीं मिलता है, तो कभी कभी ये भी मान लिया जाता है डायरेक्ट मगध का पहला राजवंश जो माना जाता है वो हर्यक वंश ही मान लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे बृहद्रथ वंश की मान्यता दी जाती है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑप्शन में क्या है उस पर आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो इससे पहले हम लोग नंद वंश से पहले हम लोग मगध के बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश और शिशुनाग वंश पे चर्चा कर चुके हैं, क्लास हो चुकी है। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा नंद वंश। नंद वंश के अगर हम समय पीरियड की बात करें तो नंद वंश का जो समय पीरियड है वो 344 बीसी से लेके 322 बीसी समय पीरियड जो है ये है बिफोर क्राइस्ट, ये है नंद वंश का है। अगर नंद वंश से पहले वंश की बात करें कौन सा वंश था, तो नंद वंश से पहले जो वंश था वो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे कालाशोक। कालाशोक की हत्या करके ही नंद वंश की स्थापना किया था। किसने किया था, तो कहीं कहीं महानंदिन मिल जाता है, कहीं कहीं महापद्म नंद मिल जाता है। साहित्य में महानंदिन और महापद्म नंद का कहीं कहीं पे एक ही अर्थ लगाया गया है कि जो महानंदिन है उसी की जब ये राजा के रूप में शासन करने लगा तो इसी का नाम महापद्म नंद पड़ गया। तो शिशुनाग वंश के अंतिम जो राजा थे कालाशोक की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का नाम क्यों नंद वंश पड़ा, तो ये कहा जाता है कि इस नंद वंश में 9 राजा हुए, 9 राजाओं ने शासन किया था, इसलिए इस राजवंश का जो है ना नाम नंद वंश पड़ गया था। तो ये हो गई इसके नंद वंश के नाम की बात, समय की बात और क्यों इसका नाम पड़ा, ये हो गया। अब हम इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। महापद्म नंद ने कैसे नंद वंश की स्थापना की, तो ये कथानक प्रचलित है कि जो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कालाशोक थे उनकी पत्नी जो थी अवंती देवी, कहा जाता है अवंती देवी से जो महापद्म नंद है ये एक नाई थे। तो ये राजा के बाल काटने के लिए दरबार में जाते थे, तो इनका आना जाना लगा रहता था। इसी बीच कालाशोक की पत्नी जो है ना घात हो गई थी, तो इनका ना धीरे धीरे करके प्रेम प्रसंग हो गया था महापद्म नंद और कालाशोक की पत्नी अवंती देवी से हो गया था। और ये भी था कि जो कालाशोक था ना वो बहुत काला था, उसकी पत्नी सुंदर थी, और जो ये महापद्म नंद था ये नाई था और ये भी काफी खूबसूरत था। तो जो कालाशोक था उसको काकवर्ग भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कौवे से भी ज्यादा काला था। तो ये जब वो अवंती देवी से महापद्म नंद की मुलाकात हुई और प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा, तो महापद्म नंद जो थे ये नाई थे और राजा के बाल काटने जाते थे। जब प्रेम प्रसंग हो गया अवंती देवी से, तो धीरे धीरे करके इन्होंने महापद्म नंद ने प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। रानी को अपने फेवर में कर लेते थे, तो राजा को मजबूरन वैसा काम करना पड़ता था। तो ऐसे से धीरे धीरे करके इतनी मतलब उपलब्धता हासिल कर लिया महापद्म नंद ने कि इन्होंने सेना में अपना जगह बना लिया। सेना में जगह बनाते बनाते ये एक सेनापति नियुक्त हो गए। किसकी सेना में,
तो कालाशोक की सेना में। तो अब ये ऐसा नहीं था इनका प्रेम प्रसंग था, उसके बावजूद ये काफी महत्वाकांक्षी और वीर थे। अगर ये सेनापति थे तो काफी क्षेत्रों में विजय भी प्राप्त किए थे, तो इसलिए राजा का भी विश्वास प्राप्त करके रखे थे महापद्म नंद। तो महापद्म नंद इसी छल कपट से ही एक दिन धोखे से कहा जाता है कि इन्होंने कालाशोक की हत्या कर दी। कालाशोक की हत्या करने के बाद उसके जो बेटे थे उनकी भी हत्या कर दी, और इसी वियोग से इनकी जो कालाशोक की पत्नी थी आनंदीबेन, वो राज दरबार छोड़ के चली गई, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद राजकाज जो था ना वो महापद्म नंद संभालने लगे, ये ऐसा कथानक प्रचलित है, बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं है। ये हो गई इसकी स्थापना को याद करने का एक कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कि महापद्म नंद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी की बात करें तो जानकारी के स्रोतों की बात करें, क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें महापद्म नंद के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है ये एक जैन ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है? ये जैन धर्म के ग्रंथ है। इसमें ना जो महापद्म नंद है इनको नापित पुत्र कहा गया है। तो महापद्म नंद नाई तो थे ही और नापित पुत्र कहा गया है। इसमें कहा गया है जो महापद्म नंद है वो नापित पुत्र थे, और उनकी माता जो थी वो वैश्या थी। महापद्म नंद की माता जो बताई गई है वो वैश्या बताई गई है, और पिता जो बताए गए हैं वो नापित पुत्र बताए गए हैं। तो ये हो गई इनकी जानकारी की एक स्रोत की बात। दूसरे में है ये पुराण। पुराण में क्या कहा गया है? तो पुराण में जो है ना महापद्म नंद को शूद्र कुल में उत्पन्न बताया गया है। महापद्म नंद को शूद्र कुल में उत्पन्न किस एविडेंस से बताया गया है? तो बताया गया है पुराणों में कहा गया है जो महापद्म नंद है ना वो शूद्र कुल से संबंध रखते थे। इसके महापद्म नंद के लिए ही साहित्य में ये शब्द प्रयोग हुआ है अपसद। अपसद शब्द जो प्रयोग हुआ है वो महापद्म नंद के लिए प्रयोग हुआ है। क्यों प्रयोग हुआ है? तो इसका जो अपसद का अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है जिसका पिता क्षत्रिय हो और माता शूद्र कुल से हो। तो अपसद का अगर अर्थ पूछा जाए क्या है, तो जिसके पिता क्षत्रिय हो और माता शूद्र कुल से संबंध रखती हो, उससे उत्पन्न जो संतान रहती थी उसे माना जाता है कि अपसद कहा जाता है। अपसद जो शब्द प्रयोग हुआ है वो महापद्म नंद के लिए प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम बात करें कि उपाधियां दी गई है, उसमें भी इसके कई नामों का उल्लेख मिलता है। तो अगर महापद्म नंद की उपाधियों की बात करें कि महापद्म नंद की क्या क्या उपाधियां थी, तो महापद्म नंद की बहुत सारी उपाधियां थी और बहुत वैदिक धर्म में हम लोग देखे थे कि उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इतनी जटिल हो गई थी कि माना जाता था जो चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण वो किसी काम का नहीं, वो खाली चारों वर्णों की सेवा के लिए ही पैदा हुआ है, वो किसी योग्य नहीं है, ना शासन के, ना प्रशासन के, ना साहित्य के, किसी के योग्य नहीं है। लेकिन इस चीज को नकार दिए महापद्म नंद। कैसे नकार दिए? कि इनके अंदर इतनी योग्यता थी, इनके अंदर इतनी क्षमता थी कि इस चीज को एकदम नकार दिए कि ऐसा नहीं है कि शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति वो कोई काम नहीं कर सकता है। क्योंकि महापद्म नंद के अंदर एक अच्छा सेना नायक के गुण थे और अच्छे राजा के गुण थे, प्रशासक के गुण थे, और प्रजा को कैसे खुश रखा जा सकता है काफी हद तक उसका भी एक अच्छा नॉलेज था। क्योंकि ये जो प्रशासन में हस्तक्षेप किया वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे किया, और ये एक शूद्र कुल से उत्पन्न बालक था महापद्म नंद। तो ये एकदम पर्दाफाश कर दिए महापद्म नंद की ऐसा नहीं है कि शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति किसी लायक नहीं है, शासन प्रशासन साहित्य नहीं पढ़ सकता, नहीं कर सकता है। तो महापद्म नंद जो है ये नंद वंश जो है ना ये इतिहास में पहला शूद्र वंश है। इसको ये भी कह सकते हैं कि इतिहास का ये पहला शूद्र वंश है। शूद्र वंश जो इतना बढ़िया से शासन भी किया है, शूद्र वंश, इसे शूद्र वंश कह सकते हैं। और इसको महापद्म नंद को पहला ऐतिहासिक शूद्र शासक कह सकते हैं। तो महापद्म नंद पहला शूद्र ऐतिहासिक शासक था, अच्छा नायक था, सेना नायक था, और विद्वानों को अच्छा संरक्षण देता था, बहुत सारी उपलब्धियां थी। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले उपाधियों की। तो उपाधियों की बात करें कि महापद्म नंद की क्या क्या उपाधियां थी,
तो उपाधियां, जो पहली उपाधि थी इसकी एक राट थी। एक राट का क्या मतलब हुआ, बात कर लेते हैं। तो एक राट का मतलब ये हुआ कि हम लोग को उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते क्षेत्रीय विस्तार में पढ़े थे कि क्षेत्र महत्व जो बढ़ गया था, उसमें देखे थे कि जैसे कहा जाता था जो उत्तर का राजा है, नॉर्थ का राजा, वो विराट कहलाता था, और साउथ का राजा जो कहलाता था वो भोज कहलाता था, और पश्चिम का जो राजा कहलाता था, वेस्ट का राजा स्वराट कहलाता था, और पूरब को जो राजा कहलाता था, ईस्ट का, वो था, उसमें देखे थे कि जैसे कहा जाता था जो उत्तर का राजा है, नॉर्थ का राजा, वो विराट कहलाता था, और साउथ का राजा जो कहलाता था वो भोज कहलाता था, और पश्चिम का जो राजा कहलाता था, वेस्ट का राजा स्वराट कहलाता था, और पूरब को जो राजा कहलाता था, ईस्ट का, वो सम्राट कहलाता था। ये 4 दिशाएं थी। यहाँ पे क्षेत्रीय महत्व के कारण उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था, और पूरब के राजा को सम्राट कहा जाता था। और जो अगर इन सभी दिशाओं को जीत लेता था वो कहलाता था एक राट। एक राट। तो एक राट शब्द किसके लिए आया है, तो महापद्म नंद के लिए आया है। तो एक राट अगर उपाधि दी गई है तो इसका मतलब है कि महापद्म नंद ने चारों दिशाओं पे शासन कर लिया था। इसका यही सीधा सीधा मतलब है कि एक राट उपाधि क्यों दी गई। एक राट उपाधि महापद्म नंद को इसीलिए दी गई कि उन्होंने चारों दिशाओं पे शासन कर लिया था। चारों दिशाएं जो थी इनके साम्राज्य में शामिल थी, इसलिए इनको एक राट कहा गया। ये हो गई इनकी उपाधि की, एक राट की उपाधि। और महापद्म नंद की दूसरी उपाधि है सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का जो अर्थ लगाया जाता है वो अर्थ है कि क्षेत्रियों का नाश करना। तो महापद्म नंद ने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि पृथ्वी को जो है ना वो क्षेत्रीय विहीन बनाना है, तो इसीलिए इनको क्षेत्रियों का नाश किए थे पृथ्वी पे। इसीलिए इनको सर्वछत्रांतक उपाधि दी गई है। ये उपाधि किस साहित्य में मिलती है, तो ये पुराण में मिलती है। पुराण में इनको कहा गया है सर्वछत्रांतक। इसके बाद तो इसका जो अर्थ है वो है क्षेत्रियों का नाश करने वाला। इसके बाद ये तीसरी उपाधि है इनकी भार्गव। भार्गव का उल्लेख जो मिलता है वो भी पुराण में मिलता है। तो ये जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों को जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुराणों में मिलता है। इस उपाधि का उल्लेख किसमें मिलता है, तो पुराण में मिलता है। महापद्म नंद को भार्गव और सर्वछत्रांतक कहा गया है। इसके बाद महापद्म नंद को कली का अंश कहा गया है। महापद्म नंद की जो उपाधि है अगली वो है काली का अंश कहा गया है। अगली उपाधि है इन्हें सेकंड परशुराम कहा गया है। सेकंड परशुराम क्यों कहा गया है कि जो परशुराम थे इन्होंने सबसे पहले एक बार धरती पे ना धरती को क्षेत्र विहीन कर दिए थे, कि इस धरतियों पे जो क्षेत्रीय वर्ण के लोग थे उनका विनाश कर दिए थे। तो इसके बाद समय आता है महापद्म नंद का, फिर एक बार धरती को क्षेत्रीय वर्ण विहीन किया गया था, इसीलिए इनको सेकंड परशुराम कहा है। फर्स्ट टाइम में परशुराम खुद धरती पे सभी क्षेत्रीय वर्ण को समाप्त किए थे। दूसरी बार महापद्म नंद ने धरती पे जो क्षेत्रीय वर्ण के लोग थे उनका विनाश किए थे, उनका मतलब कि खात्मा कर दिए थे। तो इस प्रकार से इसीलिए इनको सेकंड परशुराम कहा जाता है। अगर बात करें अगली उपाधि की तो इन्हें उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन क्यों कहा जाता है, उग्रसेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास विशाल सेना थी। क्यों कहा जाता है, महापद्म नंद के पास विशाल सेना थी। विशाल सेना कारण महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है।
उग्रसेन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इनको कहा गया है पाली ग्रंथ में कहा गया है। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। तो ये हो गई इनकी उपाधियां। और साक्ष्य में और बात कर लेते हैं, और कौन सा साक्ष्य है? तो एक अभिलेखी साक्ष्य है। वो कौन सा अभिलेख है? ये है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल जो शासक था ये कलिंग का शासक था। तो कलिंग के शासक जो थे खारवेल, उनका एक हाथी गुफा अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में कुछ जो चर्चाएं की गई हैं वो महापद्म नंद के बारे में की गई हैं। तो इस अभिलेख में भी महापद्म नंद की जिक्र मिलती है। क्या इनके बारे में कहा गया है? तो इनके बारे में कहा गया है कि जो इस अभिलेख में ये वर्णन मिलता है महापद्म नंद के लिए। क्या मिलता है? कि कलिंग विजय किए थे। महापद्म नंद जो थे ये कलिंग विजय किए थे। उसके बाद विजय के बाद महापद्म नंद ने यहाँ से जिनसेन की जो जैन मूर्ति थी उसको उठा लाए थे। कौन उठा लाया था? तो महापद्म नंद कलिंग की विजय किए थे। कलिंग की विजय करने के बाद यहाँ पे जैन धर्म की जिनसेन की जो मूर्ति थी उसको उठा लाए थे। दो उपलब्धियां होगी। तीसरी है कि कलिंग में एक तंसुली नहर बनाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो है ना कृषि के सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग जो हुआ सबसे प्राचीनतम माना जाता है। हालांकि पहले भी साक्ष्य मिले, लेकिन अगर पूछा जाए नहरों की सिंचाई या नहरों के निर्माण के कार्य का जो प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो साक्ष्य तो मिले, लेकिन अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि महापद्म नंद ने एक तंसुली नहर का निर्माण कराया था। तो अभिलेखी साक्ष्य जो मिलता है वो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगर नहर का नाम भी पूछ लिया जाता है तो नहर कौन सी थी? तो तंसुली नहर थी। तो अगर नहर है तो कहीं ना कहीं महापद्म नंद कृषि व्यवस्था को भी ध्यान रख रहा है प्रजा की कि उसकी सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो तंसुली नहर का निर्माण कराया था। ये सिंचाई व्यवस्था या नहर निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बात करें हम क्षेत्र विस्तार की अब कि महापद्म नंद का क्षेत्र विस्तार कहाँ था? तो क्षेत्र विस्तार की बात करें, क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि महापद्म नंद ने किस किस जनपद को, महाजनपद को जीता था, कौन कौन सा क्षेत्र अपने साम्राज्य के अंदर मिलाए थे। तो जैसे कि इनके तक आते आते एक साम्राज्यवादी विशेषता आने लगती है प्रशासन में। जैसे पहले महाजनपद वाली थी, लेकिन नंद वंश जब आता है तो साम्राज्यवादी हो जाती है और पूर्ण रूप से विकसित जब हो जाएगी मौर्य साम्राज्य में आराम से हो जाएगी। तो मौर्य को मौर्य साम्राज्य ही कहा जाने लगता। उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो नंद वंश से पहले तैयार की जा चुकी थी। तो कहाँ ये हम लोग पढ़े थे कि वैदिक सभ्यता में एक कबीलाई ढांचा थी। कबीलाई ढांचा से होते गोप बना, गोप से जन बना, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद के बाद अब साम्राज्य की नींव पड़ने लगी है नंद वंश से। अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें कि क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका सीमांकन कर लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक था। अगर हम सीमांकन करें कि इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ था उत्तर से लेके पूर्व पश्चिम में, तो अगर हम उत्तर की बात करें और पूर्व पश्चिम की बात करें, तो महापद्म नंद का जो उत्तर में विस्तार पाया जाता है साम्राज्य का वो हिमालय में पाया जाता है, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में ये पाया जाता है गोदावरी नदी तक पाया जाता है। तो कर्नाटक मैसूर के क्षेत्र तक पाया जाता है। कर्नाटक वाले क्षेत्र के जो मैसूर वाला क्षेत्र था वहां के कुंतल नरेश थे, उनको पराजित करके महापद्म नंद ने अपने साम्राज्य की सीमा जो है ना वो कुंतल नरेश के बाद जो है मैसूर वाले क्षेत्र के आसपास गोदावरी नदी तक मतलब कि इनकी सीमाएं साम्राज्य की थी। अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में हम लोग देखे हैं कि महापद्म नंद ने कलिंग की विजय की थी। वहां एक कलिंग में नहर का निर्माण कराया, वहीं से जैन की जो जिनसेन की मूर्ति थी उसको भी उठा लाए थे। तो अगर हम पूरब की बात करें तो ये कलिंग तक इसका विस्तार पाया जाता है, कलिंग तक। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो पाया जाता है ये यमुना नदी तक पाया जाता है। ये हो गया इनके साम्राज्य का सीमांकन।
कि यह हिमालय से लेके दक्षिण में गोदावरी तक, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में गोदावरी नदी तक, और पश्चिम में यमुना से लेके पूर्व में कलिंग। साम्राज्य की सीमा, इनके साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे अगर बात करें तो पहला है ये इच्छुक क्षेत्र, फिर ये पंचाल महाजनपद के क्षेत्र में शामिल था, और कौशल महाजनपद भी शामिल था, हेहात, फिर है ये अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की विशेषता है कि अस्मक महाजनपद जो है ना, ये 16 महाजनपदों में से एक मात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो जैसे कि बात करें, ये निकलती है हमारी भारत के बीचों बीच से विंध्याचल की पहाड़ी, उसके नीचे पड़ता था अस्मक महाजनपद। तो अस्मक महाजनपद की विशेषता है कि 16 महाजनपदों में से एक मात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, और मगध से इसकी दूरी काफी दूरी थी, फिर भी महापद्म नंद ने इसको अपने साम्राज्य में जीत के मिला लिया था। इसके बाद महाजनपद है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो वर्तमान में है, ये दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के आसपास पड़ता था, इसको भी जीत लिए थे, मिथिला को जीत लिए थे। कुरु के बाद मैथिल शामिल था इनके महाजनपद में, और ये सूरसेन महाजनपद भी शामिल था इनके साम्राज्य में। सूरसेन ये जो मथुरा के आसपास वाली एरिया होती थी, ये सूरसेन के अंतर्गत आती थी। इसके बाद ये विहित होत्र जो था, ये क्षेत्र इनके साम्राज्य में शामिल था, और कलिंग भी इनके क्षेत्र में शामिल था। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो इनके जो है ना साम्राज्य में शामिल थे महापद्म नंद के। ये हो गई क्षेत्र विस्तार की बात। क्षेत्र विस्तार के बाद ये विद्वानों को संरक्षण देते थे, मतलब जो अच्छे विद्वान रहते थे उनका सम्मान करते थे, उनको दरबार में बुलाते थे, और उन जो अच्छा काम करते थे उसके लिए उसको सम्मानित करते थे। देखो, एक ये शूद्र कुल से उत्पन्न है, शूद्र कुल का बालक है महापद्म नंद, लेकिन इसके अंदर कितनी योग्यताएं हैं कि अगर उसके अंदर योग्यताएं नहीं होती तो इतने सारे क्षेत्र, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र विस्तार हमको देखने को मिल रहा है वो नंद वंश में देखने को मिल रहा है। 16 महाजनपदों में से जो हरेक वंश में भी उतना नहीं हुआ, केवल अंग शामिल हुआ था। फिर उसके बाद अजातशत्रु के टाइम पे कौशल वज्र शामिल हो गया था। उसके बाद आते आते सुशनाग वंश के टाइम पे अवंत और वत्स शामिल हो गया था। यहाँ तक विस्तार हो चुका था। उसके बाद भी इतने सारे जो महाजनपद थे उनको शामिल किए महापद्म नंद, और ये भी शामिल करने के अलावा, जीत हासिल करने के अलावा वो विद्वानों के साहित्य को भी महत्व दे रहा है। तो विद्वानों को भी ये संरक्षण देते थे। विद्वानों को संरक्षण में देखिए कौन कौन से विद्वान थे, तो ये विद्वानों का सम्मान भी करता था, अच्छे काम के लिए विद्वानों को सम्मानित करता था। तो व्याकरणाचार्य वरुरुचि जो थे, वरुरुचि को इनके दरबार में आश्रय मिला था, और वरुरुचि के जो प्रशासन संबंधी चीजें रहती थी उनकी जानकारी उनसे सलाह भी लेते थे। तो वरुरुचि थे, और पिंगल जो विद्वान थे वो पिंगल जो विद्वान थे इनके दरबार में थे। इसके बाद महर्षि पाणिनि इनके दरबार में थे। सोचो, व्याकरण के इतने बड़े व्याकरणाचार्य थे आचार्य पाणिनि, वो किसके दरबार में थे? कौन संरक्षित किया था? वो महापद्म नंद ने किया था। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं नजर आ रहा है कि शूद्र कुल का राजा बैठा है और पाणिनि इतना महान विद्वान है, वो किसके दरबार में है? शूद्र कुल के दरबार में। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं नजर आ रहा है, और काफी उनसे देखिए, और पाणिनि जो थे इनकी जो रचना थी वो अष्टाध्यायी थी, और पाणिनि इनके मित्र भी थे जो महापद्म नंद थे। महापद्म नंद के सबसे अच्छे मित्र पूछा जाए कौन थे, तो महापद्म नंद के सबसे अच्छे मित्र साहित्यकारी व्याकरणाचार्य थे पाणिनि। तो पाणिनि एक विद्वान के रूप में तो थे ही महापद्म नंद के, उसके साथ एक ही थे महापद्म नंद के। तो पाणिनि जो है ना महापद्म नंद के समकालीन माने जाते हैं, और इनके ही दरबार में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसके बाद वर्ष जो है वो भी इनके दरबार में थे, और वर्ष जो थे ये महापद्म नंद के गुरु थे। इसके बाद उपवर्ष जो विद्वान थे इनके दरबार में थे, और उपवर्ष जो थे ना वो मीमांसा और वेदांत की टीकाकार थे। जो ये उपवर्ष हैं विद्वान, ये मीमांसा और वेदांत के टीकाकार थे। और वर्ष की बात करें तो वर्ष जो थे ये महापद्म नंद के गुरु थे, और पाणिनि जो थे ये जो इनके थे ये सलाहकार या मित्र कह सकते हैं, और साहित्यकार और व्याकरणाचार्य थे। ये बात हो गई हमारे विद्वानों के संरक्षण की बात। अब हम बात कर लेते हैं
कि ये कैसा सेना नायक था, इसकी सेना में क्या क्या शामिल थे, कितनी प्रकार की सेना थी। तो अगर हम सेना नायक के रूप में देखें महापद्म नंद को, तो ये एक कुशल सेना नायक था, क्योंकि ये जब शिशुनाग वंश में था तो शिशुनाग वंश में ये एज ए सैनिक भर्ती हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे आके लास्ट तक ये सेनापति के रूप में मतलब कि पदासीन हो जाता है शिशुनाग वंश में। तो ये एक इसको सेना का पहले ही अनुभव था, क्योंकि ये सेनापति के रूप में काम कर चुका था। तो ये एक कुशल सेना नायक भी था। अगर हम बात करें सेना में इसके क्या क्या शामिल थे, कितनी प्रकार की सेना थी, तो महापद्म नंद की चतुरंगी सेना थी, 4 प्रकार की इसके पास जो फोर्स या सेना बल थी। अगर बात करें कौन कौन सी, तो अगर पहले की बात करें तो पहली सेना बल में इसके 2 लाख पैदल सैनिक शामिल थे। दूसरी सेना में फोर्स में 20,000 घुड़सवार शामिल थे। कितने, तो 20,000 घुड़सवार शामिल थे। तीसरे में 2,000 रथ सेना शामिल थी। चौथे में 3,000 गज सेना थी। तो 4 प्रकार की इसके पास फोर्स थी। पहला, इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे। दूसरा, इसकी सेना में 20,000 घुड़सवार थे। और तीसरा, 2,000 इसकी सेना में रथ सेना शामिल थी और 3,000 गज सेना थी। इसीलिए इसकी सेना को चतुरंगी सेना कही जाती है। तो ये इसकी सेना एक विशाल सेना थी, क्योंकि सेना विशाल थी इसीलिए इतना राज्य विस्तार कर पाया। तो इतनी बड़ी सेना को संभालना, उसको गाइड करना, ये भी कोई कम बात नहीं है। तो इन सबको अच्छे से वो ट्रीट कर लेता था, संभाल लेता था, शासन प्रशासन चला लेता था महापद्म नंद। अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें कि महापद्म नंद कैसा था, तो महापद्म नंद के धर्म की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। और ये व्यक्तिगत धर्म किसी पे थोपता नहीं था, लेकिन इसके अंदर बस ये कमी थी कि ये क्षत्रियों से खुन्नस रखता था, बस यही एक कमी थी। नहीं तो महापद्म नंद के पास उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वो एक कुशल प्रशासक था, कुशल सेना नायक था। वो साहित्य के महत्व को भी जानता था। धर्म में वो किसी प्रकार की बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। तो जो एक राजा के अंदर जो गुण होनी चाहिए वो सारे गुण थे महापद्म नंद के अंदर। और महापद्म नंद की सबसे बड़ी की जिसको अछूत माना जाता था, शूद्र कुल का बालक इतना अच्छा शासन प्रशासन किया और इतना राज विस्तार किया कि मगध की रूपरेखा को एक बड़ा रूप दिया। तो ये हो गई ये हमारी महापद्म नंद की बात। अब इसके अगले शासक की बात कर लेते हैं जो घनानंद है। घनानंद नंद की बात करें, ये दूसरा शासक है नंद वंश का, जहाँ पे ये सबसे कुशल सेना नायक था। ये अपने साम्राज्य का निर्माण अपने पैरों से, अपने खुद की मेहनत से किया था। गलती यहाँ पे ये हुई कि इसके खुद के पुत्र थे, लेकिन महापद्म नंद ने उसको महापद्म नंद के खुद के पुत्र थे, लेकिन उनको वो विशेष कोई महत्व नहीं दिए। क्योंकि अगर महत्व देते तो कहीं नहीं कहीं शासन प्रशासन की बागडोर कभी संभालते तो हो सकता है नंद जो घनानंद है ऐसे ना हुए होते। जो जहाँ पे इतना जितना कुशल सेना नायक था, कुशल प्रशासक था, उतने ये बेवड़ निकल गया घनानंद। तो घनानंद के अंदर कोई खास विशेषता नहीं है कि कोई अच्छी विशेषता है, क्योंकि अगर अच्छी विशेषता होती तो मगध का ये विस्तार करते। हालांकि घनानंद ने जो साम्राज्य विस्तार किया था, महापद्म नंद उसको भी नहीं संभाल सके। क्यों नहीं संभाल सके? क्योंकि इनके अंदर ना जरूरत से ज्यादा घमंड था, क्योंकि इनको चीजें तो विरासत में मिली थी, इन्होंने खुद तो बनाया नहीं था। तो विरासत में मिली हुई चीज का वैसे भी लोग वैल्यू नहीं देते, उतना तवज्जो नहीं देते। वही हुआ इनके साथ। तो इनको पूरा साम्राज्य विरासत में मिल गया, तो इनको बस ऐशो आराम समझ में आई। बात करें दूसरे जो शासक है घनानंद है। घनानंद जो है ना इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। जो महापद्म नंद के बाद शासक आए वो घनानंद है, और घनानंद जो शासक है ये नंद वंश के अंतिम शासक हैं। तो घनानंद इस वंश के अंतिम शासक हैं। अगर अच्छे होते तो आगे शासन प्रशासन बढ़ाते, अंतिम शासक थोड़ी ना होते। अगर घनानंद के हम उपनाम की बात करें कि जैसे कि इनका उपनाम क्या दिया गया, घनानंद को घनानंद नाम दिया जाता है, इसके अलावा इनको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो घनानंद को अग्रमीज कहा जाता है और जेंद्रमीज कहा जाता है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो घनानंद के जो उपनाम है इनको अन्य नामों से जाना जाता है, अग्रमीज और जेंद्रमीज कहा जाता है। किन ग्रंथों में कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथों में कहा गया है। पूछा जाएगा यूनानी ग्रंथों में घनानंद को किस नाम से जाना गया है?
तो अग्रमीज और जन्ममीज के नाम से जाना गया है। इसके बाद बात करें, घनानंद जो शासक था, इसको प्रजा के सुख दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं रहता था। इसके समय तक आते आते कर व्यवस्था इतनी जटिल हो गई थी, इतनी भार वाली हो गई थी कि हर क्षेत्र में हर एक छोटी चीज पे डेली यूज की जो चीजें रहती थी, यहाँ तक चमड़े से बनी चीजें रहती थी, उनपे भी ये कर लगा दिया था। और कर जो लगा दिया था वो काफी भारी कर लगा दिया था, ज्यादा रेट पे लगा दिया था। जैसे कि अगर कृषि पे कर लगा है, कृषि पे कर लगा है, उस पे दर बढ़ाई जा रही है। उस क्षेत्र में कृषि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं। इसको बस कर से मतलब था, आपके खेत में कुछ हो या ना हो, पैदावार हो या ना हो, लेकिन जितनी कर निर्धारित है उतना कर घनानंद को देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था थी। यहाँ तक चमड़े से बनी चीजों पे भी ये कर लगा दिया था। और सबसे हद हुई कि घनानंद ने जो अंतिम संस्कार होता था उस पे भी कर लगा दिया। तो ये इतना तुच्छ शासक था, धन का लोभी था कि ये अंतिम संस्कार पर भी कर लगा दिया था। मतलब घनानंद के शासन प्रशासन के समय पे अगर बच्चा जन्म लेता था तब भी भारी एक कर देना पड़ता था, और जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो जो सामग्री होती थी, यहाँ तक जो लकड़ी रहती थी, उनपे भी कर लगा दिया था। जो अंतिम संस्कार में लकड़ी प्रयोग की जाती थी उनपे भी कर लगा दिया था घनानंद ने। तो इन सब से प्रजा बहुत तंग आ गई थी। तो प्रजा तंग आ गई थी तो घनानंद का तो किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो चाहती थी प्रजा की घनानंद अब प्रशासन से जाए, इसकी राजगद्दी पे कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी चर्चा अन्य कहाँ मिलती है, तो ये सिंघली ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। दीप और महावंश में एक कथानक वर्णन मिलता है कि घनानंद बहुत लोभी किस्म का इंसान था। लोभी, इसका लोभ, पैसों का लोभ बहुत था, धन इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा था वो घनानंद पड़ा था। घनानंद का जो अर्थ माना जाता है, ये माना जाता है कि ये पैसे इकट्ठा करने का इसे बहुत शौक था, धन का लोभी था, इसीलिए इसका नाम घनानंद पड़ा। और इसके बाद ये पैसा का लोभी था, घमंडी था, जो सारे जितने भी चीजें रहती तो ऊपर घमंडी था, धन इकट्ठा करने का लोभ था, और ये वेश्यावृत्ति भी करता था, ऑर्केस्ट्रा देखता था, मतलब प्रशासन में कोई रुचि नहीं लेता था। वो अनाप शनाप चीजें करता था जो एकदम समाज के थर्ड क्वालिटी वाले लोग करते थे, वो काम यहाँ का राजा कर रहा था। तो सिंघली ग्रंथ है श्रीलंका के दीपवंश और महावंश। कौन से ग्रंथ है? दीप और महावंश में कहा गया है कि जो घनानंद है ये गंगा नदी के तली में 99 करोड़ रुपए जो होती है स्वर्ण मुद्राएं, वो वहां के किसी जल चट्टान जो रहती थी उसके नीचे दबा के रखा था। ये वर्णन मिलता है कि सिंघली ग्रंथ दीपवंश और महावंश में कहा गया है कि घनानंद गंगा नदी के तल में 99 करोड़, कोई तब के टाइम पे छोटी मोटी पैसा नहीं होती थी। सोचो मतलब कि ये 300 BC के आसपास ये देखने को मिल रहा है कि घनानंद 99 करोड़, वो भी स्वर्ण मुद्राएं गंगा नदी के तल में छुपाया था। सब अनावश्यक तरीके से जो प्रजा से वसूली गई धन थी उसको छुपा के रखा था, ऐसा विवरण मिलता है सिंघली ग्रंथ दीप और महावंश में मिलता है। अब बात करें कि घनानंद का अंत कैसे हो गया। अगर अंत की बात करें तो घनानंद का अंत एक कथानक के रूप में देखा जाए तो जब वो भारत के पश्चिमी सीमा में विश्व विजेता सिकंदर महान आ रहा था, तो सिकंदर जब आ रहा था जब सिकंदर आ रहा था तो सिकंदर के आते ही जैसे पश्चिमी क्षेत्र में देखा गया कि आम्बी वो आत्मसमर्पण कर दिए थे। इस जानकारी को उतनी टाइम जो चाणक्य वो तक्षशिला में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे थे, तो चाणक्य ने ये सूचना लेके पहुंचे थे घनानंद के दरबार में कि ये जो राजा है ना उसको ये संदेश देने के लिए पहुंचे कि आप जग जाइए, अपनी सेना जो है ना पश्चिमी वाले क्षेत्रों में, पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्रों में लगा दीजिए, और विश्व विजेता सिकंदर महान आ रहा है वो कहीं ना भारत को क्षति पहुंचा दे। ये सुझाव देने गए थे घनानंद को। घनानंद इतना घमंडी था, उसको पसंद ही नहीं था, उसे लगता था सबसे सर्वश्रेष्ठ हम ही है। वो कौटिल्य को किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया और उनका
अनादर कर दिया। अनादर करके अपने मंत्रियों से कहा कि इसको बाहर निकलवाओ। तो कहा जाता है कि वहीं से जब वो अनादर करके घनानंद का चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि घनानंद, मैं ये चोटी तभी बांधूंगी जब ये चोटी आपके रक्त से मैं रंग लूंगी ये, और ये अपने साम्राज्य को आपका विनाश करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर लूंगी, तभी ये चोटी बांधूंगी। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हैं, उसी कारण इनका अंत होता है। कैसे अंत होता है? तो अंत इनका जब होता है ये 322 बीसी में। 322 ईस्वी में जो चाणक्य थे, चाणक्य इनको विनाश करने के उद्देश्य से अब वो ये योजना बना चुके थे। तो एक बच्चा था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है इन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं देके खरीदा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों सहायता से जो घनानंद की है ना 322 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। तो चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसकी अंत की कहानी कुछ ऐसी रही कि 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, वो है मौर्य राजवंश। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग को मौर्य वंश अब रुक जाएंगे, नहीं देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसी टाइम पे जो विदेशी आक्रमण हो जाते हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य जो है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर कई क्लासेस जा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि भारत पे विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए हैं। बाकी आज के लिए जय हिंद।